हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी भाग 19 वाले लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आहिरा अपने टेबल पर आकर बैठी तो खुशी ने खुश होते हुए कहा, तुम्हें पता है मलिष्का को सर ने फायर कर दिया। आहिरा उसे हैरानी से देखने लगी। उसे तो यह तक नहीं पता था। खुशी ने उसे देखा और बोली, पता नहीं कल क्या हुआ केबिन में। जो बातें हुई वह तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि मलिष्का को जॉब से निकाल दिया गया। वैसे भी मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब देखो तब बॉस के आगे पीछे डोरे डालती घूमती रहती थी। यह बोल खुशी ने मुंह बना लिया। आहिरा है। उसने मन ही मन खुद से कहा, यह कब हो गया और मुझे क्यों नहीं पता। वो जल्दी से उठी और अपना टैब उठाते हुए बोली, मैं सर को शेड्यूल बताकर आती हूँ। यह बोलो मिहिर के केबिन की तरफ बढ़ गई। वो अंदर आई तो हमेशा की तरह वह काम में लगा हुआ था। आहिरा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए और झट से जाकर उसकी गोद में बैठ गई। मिहिर हैरानी से उसे देखने लगा। आहिरा ने अपनी बाहें उसके गले में डाली तो मिहिर ने उसे देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़कर कहा, क्या चाहिए तुम्हें? कल से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था ना, तब तो एक भी वर्ड नहीं बोला। अब क्या हो गया? अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? आहिरा ने मुंह बनाया और बोली, मेरा मूड खराब मत करो। और अभी अभी जो न्यूज़ सुनकर आई हूँ वो काफ़ी खुशी वाली बात है और मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम वह चुड़ैल आप पर डोरे तो नहीं डालेगी। उसके बोलने का स्टाइल देख मिहिर हंस पड़ा। और यह क्या तरीका हुआ बोलने का? आहिरा ने उसे देखा और फिर बोला, ये मेरा तरीका है तो मैं ऐसे ही बोलूँगी। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन उठोगी अब? शेड्यूल बताओ और जाकर काम करो। हम ऑफिस में हैं, ये भूलो मत। मिहिर ने उसे याद दिलाया। आहिरा ने अपना टैब ओपन किया, लेकिन उसकी गोद से बिल्कुल भी नहीं उठी। वो उसे उसका शेड्यूल बताने लगी कि तभी केबिन का दरवाज़ा खुला। सामने खड़ा शख्स उन दोनों को इस तरह देख हैरान था। वहीं दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनते ही दोनों ने उस तरफ देखा और अगले ही पल आहिरा उसकी गोद से उठ कर खड़ी हुई। सामने एक लड़की खड़ी थी जो आहिरा की ही कलीग थी। मिहिर ने उसे घूर कर देखा और बोला, मैनर्स नहीं है क्या तुम्हें? बिना नॉक किए अंदर कैसे आई तुम? उस लड़की ने जल्दी से कहा, सॉरी सर, और तुरंत बाहर चली गई। आहिरा की हार्ट बीट एकदम से तेज हो चुकी थी। वो वहीं पर टेबल से सहारा लेकर खड़ी हो गई। मिहिर ने उसे देखा और बोला, रिलैक्स, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं हुई है। हम हस्बैंड वाइफ है तो सो जस्ट रिलैक्स। आहिरा ने उसे देखा और अपने मन ही मन बोली, अब आपको क्या ही पता लड़कियों के पेट में कोई बात बसती कहाँ है। अगर उसने सब जगह र्यूमर्स फैला दिए कि आपका और मेरा कोई अफेयर चल रहा है तो दिक्कत होगी ना। इसी बात से वो परेशान थी, लेकिन मिहिर के सामने उसने खुद को शांत कर लिया। उसने जल्दी से उसका शेड्यूल बताया और केबिन से बाहर निकल गई। वो जब बाहर आकर अपने टेबल पर बैठी तो वो लड़की और उसके आसपास बैठा एक लड़का घूरकर आहिरा को देख रहा था, लेकिन आहिरा ने उसे इग्नोर किया और अपने काम में लग गई। इधर सार्थक को आज किसी काम की वजह से कॉलेज में रुकना पड़ा। उसने तनिष्ठा के लिए ड्राइवर बुलाकर उसे घर भेज दिया और दोनों बच्चों को गर्व ने पिक करने को कह दिया। गर्व ने दोनों बच्चों को स्कूल से पिक किया, लेकिन घर ले जाने की बजाय उन्हें ऑफिस ले आया तो ऑफिस में आकर बहुत खुश थी। वो उन्हें उन सब लोगों के बीच उछल कूद करते हुए खेल रही थी। सब कन्फ्यूजन से देख रहे थे कि ये बच्ची कौन है, लेकिन वो बहुत प्यारी थी, इसलिए सबने उसकी प्रेजेंसी को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और अथर्व बस शांत सा उसकी हरकतें देख रहा था। तभी रिसेप्शनिस्ट पर कुछ झगड़े की आवाज़ आई, मानो कोई चिल्ला रहा हो। आया जल्दी से उधर गई और देखा कि वहाँ प्रकृति खड़ी है। उसने घूर कर प्रकृति को देखा और जल्दी से दौड़कर वापस अंदर आई और अथर्व के पास आकर बोली, वो गंदी आंटी आ गई। अथर्व ने उसे देखा, फिर गर्व को देखने लगा। गर्व ने उन दोनों को देखा, फिर कुछ सोचते हुए उसके पास नीचे बैठा और उन्हें कुछ समझाने लगा। वो दोनों बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे कि गर्व ने आयात को देखा और बोला, अभी जो स्कूल के बाहर
मैंने तुम्हें कंचे दिलवाए थे, वो है ना तुम्हारे पास? आयत ने जल्दी से दांत दिखाते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। उन तीनों ने कुछ तो बड़ा सोच लिया था। इधर प्रकृति रिसेप्शनिस्ट पर अध्याय की गर्लफ्रेंड होने का रौब झाड़ रही थी, जबकि वह बार बार कह चुकी थी कि अध्याय अभी मीटिंग में बिजी है, वह उससे नहीं मिल सकता। लेकिन प्रकृति जिद पर अड़ी थी। उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें तो मैं जॉब से निकलवा दूंगी। यह बोल वो अंदर की तरफ बढ़ गई। रिसेप्शनिस्ट ने लाचारगी से नाम में गर्दन हिला दी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि सच में उसकी जॉब न चली जाए। प्रकृति अंदर आई। आयत और अथर्व छुप कर बैठे थे। उसने एक नज़र उसे देखा और जल्दी से अपने दोनों हाथों में मुट्ठी में भरे कंचे जमीन पर छोड़ दिए। प्रकृति ने ध्यान नहीं दिया। वह बड़ी अदा के साथ चलते हुए अध्याय के केबिन की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक ही कंचे उसके हील के नीचे आए और उन पर फिसल कर धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उसे काफ़ी जोर से लगी थी, जो उसके चीखने से सबको पता चल गया। सब उसे देखने लगे। आयत झट से बाहर आई और ताली बजाकर गोल गोल घूमते हुए बोली, ये गंदी आंटी गिर गई, गंदी आंटी गिर गई। सबकी नज़र आयत पर चली गई और उसकी हरकत देख सबको हंसी आ गई। वह सब मुंह दबाए हंस रहे थे। प्रकृति ने घूरकर आयत को देखा और रुकते हुए उसे बाजू से पकड़ खींचते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? आयत डर गई। गर्व ने गुस्से से उसे घूरते हुए देखा और उसकी तरफ बढ़ने को हुआ कि तभी एक तेज आवाज़ गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को छूने की? छोड़ो उसे। आयत ने जब अध्याय की आवाज़ सुनी तो वो रोने लगी और रोते हुए झट से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। प्रकृति ने अध्याय को देखा, जो घूरकर गुस्से से उसे ही देख रहा था। उसने जल्दी से आयत को छोड़ा और सफाई देते बोली, अध्याय, वह इसने ना कंचे फैला दिए और मैं गिर गई, मुझे लग गई। लेकिन अध्याय का ध्यान आयत पर था, जिसके बाजू पर प्रकृति के जोर से पकड़ने की उंगलियों के निशान छप चुके थे। उसने जल्दी से जाकर आयत को गोद में उठाया और आयत ने उसके गले में बाहर डाल अपना सर उसके गर्दन में छुपा लिया। वो सच में डर गई थी। अध्याय ने उसे घूरते हुए कहा, हाउ डेयर यू टच हर एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर? प्रकृति ने जल्दी से कहा, मैं तुमसे मिलने आई थी। रिसेप्शनिस्ट पर हल्ला तुम ही कर रही थी ना? रिसेप्शनिस्ट ने जो कहा वह समझ नहीं आया था तुम्हें? ऑफिस में आकर बखेड़ा करने की क्या ज़रूरत है? मेरे घर में पहले ही तुम आग लगा चुकी हो। प्रकृति हैरान थी उसे देख कर। अध्याय का बिहेव दिन पर दिन उसके लिए रूड होता जा रहा था और अब तो वह इतने लोगों के सामने उसे डांट रहा था। अथर्व ने आयत को देखा, जो अध्याय की गोद में सिसक रही थी, और फिर प्रकृति को देखकर बोला, गंदी आंटी, अगर आपने फिर से आयु को चोट पहुंचाई या फिर हमारे घर में आई तो अभी तो आप सिर्फ गिरे हो, मैं आपके साथ इससे भी बुरा करूंगा। फिर मत करना, पहले बताया नहीं? अथर्व ने प्रकृति को घूरते हुए उसे धमकी दी, और यह धमकी कोई आम धमकी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में अपने कहे एक एक शब्द के लिए डिटर्मिनेशन साफ दिखाई दे रहा था। गर्व ने उसको देखा। वह सच में आयु के लिए काफ़ी पॉजिटिव था। उसने मन ही मन खुद से कहा, इन दोनों का अलग ही चल रहा है, लेकिन जो भी हो, शेर है मेरा बच्चा। यह बोल वह मन ही मन मुस्कुराया। प्रकृति ने आसपास खड़े अध्याय के ऑफिस में काम करने वाले लोगों को देखा, जो मुंह दबाए हंस रहे थे। उसे काफ़ी बुरा लगा। सबके सामने उसके इंसल्ट होना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन अध्याय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो अध्याय को चुप कराने में लगा हुआ था। अध्याय ने आयत को लेकर चेयर पर बैठाया और उसके सामने घुटने के बल बैठकर प्यार से बोला, आयु बेबी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मैं यही हूँ ना? रोना बंद करो। अब तुम रोना बंद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, आइसक्रीम भी खिलाऊंगा, और उसके बाद तुम चाहो तो अपनी परी के साथ भी शेयर कर सकती हो। फिर मैं तुम्हें ढेर सारे खिलौने भी दिलाऊंगा। एक काम करते हैं, हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं, ठीक है? तुम ढेर सारी चीज़ें खरीद देना। तो अब रोना बंद करो बेबी, मुझे मेरा बच्चा रोते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अध्याय प्यार से उसे मनाते हुए चुप करवा रहा था। हर किसी की नज़र उस पर थी। आयत ने उसे बकते हुए उसे देखा और धीरे से बोली, पत्ता? अध्याय ने हाँ में गर्दन हिलाई और आयत झट से उसके गले से लगते बोली, ये गंदी आंटी को भेजो यहाँ से, उन्होंने मुझे डराया, मुझे मारा भी।
अध्याय ने प्यार से उसके सर को सहलाया और बोला, मैं हूं ना, तुम डर क्यों रही हो। आयत उसके सीने से अब भी चिपकी हुई थी। गर्व ने प्रकृति को देखा जो खड़े खड़े एकटक अध्याय को ही देखे जा रही थी और जाकर उसकी कलाई पकड़ उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाते हुए बोला, यहाँ आने की दोबारा हिम्मत मत करना। घर पर तो वैसे भी मुंह उठा के कभी भी पैर पटक कर आ पड़ती हो, लेकिन यह घर नहीं ऑफिस है और तुम्हारे तमाशे के लिए हमारे पास यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता। उसने प्रकृति को बाहर लाकर झटके से छोड़ा और गिरते गिरते बची। उसने घूर कर गर्व को देखा तो गर्व उसे बराबर घूरते हुए बोला, मेरे भाई से दूर रहो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, भाई और भाभी के बीच अगर तुमने आने की कोशिश भी की तो तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या करूँगा। अभी तो बच्चों ने बस छोटे मोटे खेल खेलने शुरू किए हैं। अगर मैं अपनी पर आया तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। यह बोल वो गुस्से से उसे घूर कर अंदर चला गया। प्रकृति हैरानी से उसे देखते रह गई। वह चुलबुला सा गर्व कहाँ था जो हर वक्त सबको हंसाता रहता था। ये तो कोई और ही गर्व था जो इस तरह उसे धमका कर चला गया। प्रकृति को अपने इंसल्ट का बहुत बुरा लग रहा था। वह चुपचाप घर चली आई। घर आकर भी उसने किसी से बात नहीं की, बस अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया और अश्विन जी उसकी इस हरकत से परेशान हो गए। उन्हें नहीं पता था वह क्या करके आ रही है। उन्हें बस इतना पता था कि वह दरवाज़ा नहीं खोल रही और न ही वो उनसे बात कर रही थी। शाम को वह सब घर पहुँचे। आज किचन में तनिष्ठा थी। न जाने आज वह इतनी खुशी थी कि सारे काम खुद से ही कर रही थी, इसलिए खाना भी वो खुद ही बना रही थी। शर्वी जी और बानी ने उसे खूब मना किया लेकिन वह मानी ही नहीं। बानी जानती थी कि अध्याय चिढ़ जाएगा अगर उसे यह पता लगा कि उसकी पत्नी ने खाना बनवाया जा रहा है। आखिर सिया और राम ने उसे उस दिन की बात जो बताई थी, लेकिन तनिष्ठा की जिद थी और उसे कोई ज़्यादा मना कर भी नहीं पाया। गर्व ने आते ही सोफे पर पसरते हुए कहा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आखिर क्या बनाया जा रहा है। सार्थक ने जाकर उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हारी बुआ और भाभी दोनों किचन में घुसी हुई है, पता नहीं क्या बना रही है। अध्याय ने जब यह सुना कि तनिष्का किचन में है तो वो तुरंत किचन की तरफ बढ़ गया। उन दोनों ने मुड़कर अध्याय को किचन की तरफ जाते हुए देखा, फिर एक दूसरे को गर्व बोला, अब देखना नया ड्रामा जिसमें प्यार का तड़का लगेगा और यह प्यार के तड़के वाली दाल बेहद ही स्वादिष्ट बनेगी। उसके बोलने के अंदाज पर सार्थक को हंसी आ गई। तभी अध्याय और तनिष्ठा की आवाज़ आई। दोनों बहस कर रहे थे। अध्याय ने तनिष्ठा को देखा और बोला, यहाँ क्या कर रही हो तुम, दिख नहीं रहा खाना बना रही हूँ और आप क्या कर रहे हो यहाँ। जाकर फ्रेश होकर आओ, फिर यहाँ आना। ऐसे बाहर से आकर सीधा मुंह उठा के किचन में चले आए, तनिष्ठा ने कहा। अध्याय ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि खाना नहीं बनाना है तुम्हें, तुम आती ही क्यों हो किचन में। मेरी मर्जी, मेरा घर, मेरा किचन, मैं तो बनाऊंगी खाना और आप जाकर पहले फ्रेश होकर आओ, हाथ धो लो पहले। ऐसे ही आ गए किचन में, कितने सारे जम्स लगे होंगे। मानी वही किचन स्लैब पर बैठकर उन दोनों का ड्रामा देखने लगी। वहीं गर्व और सार्थक भी उठकर अब तक दरवाजे पर आ चुके थे। अध्याय ने उसकी कलाई पकड़ी और खींचते हुए उसे ले जाते हुए बोला, नाटक मत करो तानी, चुपचाप से चलो बाहर। तनिष्ठा ने खुद को छुड़ाने के लिए अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन अध्याय की पकड़ काफ़ी मजबूत थी उसके ऊपर। तनिष्ठा ने उसे घूर कर देखा और बोली, अगर अभी नहीं छोड़ना तो रात को कमरे से बाहर सोना पड़ेगा। अध्याय के कदम इतना सुनते ही रुक गए। उसने मुड़कर घूरकर तानी को देखा। क्या वह उसे धमकाने की कोशिश कर रही थी। वही तनिष्ठा की बात सुन सार्थक और गर्व मुंह दबाकर हंसने लगे। वहीं बानी भी मुंह फाड़े उन दोनों को देख रही थी। यह जवाब तो किसी ने नहीं सोचा था कि तनिष्का ऐसा कुछ कहेगी। अध्याय ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मुझे कमरे से निकालोगी।
तनिष्ठा ने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई। अध्याय घूरते हुए उसके पास आया और बोला, तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे कमरे से निकालो? हिम्मत तो मुझ में बहुत है, अभी तो आपने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? तनिष्का ने सेखी बघारते हुए कहा, बिना यह सोचे कि उस पर उसका यह दाव भारी भी पड़ सकता है। अध्याय ने झुककर उसे अपने कंधे पर उठा लिया और किचन से बाहर ले जाने लगा। गर्व सार्थक जल्दी से दरवाजे से हटकर एक ओर हो गए। तनिष्का हाथ पर चलाते हुए उसे गुस्से में डांट रही थी, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, अरे मेरा खाना जल जाएगा, मुझे नीचे उतारो। तनिष्का चिल्लाते हुए उसे खुद को छुड़ाने के लिए कह रही थी और अपने हाथों से उसकी पीठ पर मारे जा रही थी, लेकिन अध्याय पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। गर्व हंस पड़ा और सार्थक को देख बोला, ये टॉम एंड जेरी वाली फाइट कितने दिनों बाद देखने को मिली है। चलो आज सुकून से नींद आएगी। यह बोल वो अपने कमरे की तरफ चला गया और काम में लग गया। सार्थक किचन में एंटर हुआ। उसने बानी को देखा और बोला, हेल्प चाहिए? बानी ने मुस्कुरा कर कहा, मन हो तो कर दो। सार्थक मुस्कुराते हुए उसकी हेल्प करने लगा। वहीं अध्याय ने तनिष्का को लाकर बेड पर पटका और उसके ऊपर झुक उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके सिर पर लॉक कर दिया और उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मेरे कमरे से बाहर निकलने की धमकी दो? तनिष्का ने उसे बराबर में घूरा और बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे किचन से बाहर निकालने की? मेरा घर, मेरा किचन, मेरी मर्जी चलेगी, आपकी नहीं। तुम कितने ही हाथ पैर मार लो बेबी गर्ल, मेरी मर्जी तो ही चलेगी। अध्याय ने कहा। तनिष्का ने उसे घूरा और बोली, बिल्कुल नहीं, बुलाओ मैं अभी मम्मी पापा को। अध्याय उसके और करीब झुका और धीरे से बोला, बुलाओ, मैंने कहा मना कर रहा हूँ, लेकिन सोचकर बुलाना हम दोनों को अभी किस सिचुएशन में है ये देखकर कहीं वह दोनों गलत ना समझ ले। उसकी यह बात सुनकर तनिष्का की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसकी बात बिल्कुल सही थी, वो दोनों अभी जिस पोजीशन में थे उन्हें देखकर उन्हें कोई भी गलत ही समझता। तनिष्का ने अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अध्याय ने उसके ऊपर अपने मजबूत हाथों की पकड़ और बना ली और उसे बेड पर दबाया। तनिष्का ने उसे घूरकर देखा, जैसे आंखों ही आंखों में कह रही हो, छोड़ दो, बहुत बुरा होगा। लेकिन अध्याय के होठों पर मुस्कुराहट थी। आज उसे वह तनिष्ठा वापस मिल गई थी जो इन 2-3 दिनों में कहीं गुम सी हो गई थी। तनिष्का ने फिर से कसमसाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की। अध्याय उसके और करीब हो गया। तनिष्का की इस बार सांस ही अटक गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, हाथों में आया मौका ऐसे थोड़ी ना छोड़ते हैं बेबी गर्ल। अध्याय ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तनिष्का आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से उसे देखने लगी, मानो कहना चाह रही हो, इसका क्या मतलब? अध्याय उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर एक बार धीरे से उसके होठों को छुआ। तनिष्का ने जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाई। उसने उसे देखा और अपने हाथ फिर से हिला के छुड़ाने की कोशिश की। अध्याय ने उसकी हरकतों को वहीं रोक लिया और अगले ही पल अपने होठों को उसके होठों से जोड़ उसे प्यार से चूमने लगा। कुछ पल के लिए तनिष्का हैरान रह गई, लेकिन अध्याय की वह इंटेंशन किस तनिष्का की उस बगावत पर भारी पड़ गई जो अब तक कह रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सुकून से अध्याय के साथ उस प्यार भरे एहसास में खो गई। थोड़ी देर बाद जब अध्याय ने उसे छोड़ा तो दोनों नज़रें एक दूसरे से मिली। अध्याय के होठों पर अब भी मुस्कान थी, वहीं तनिष्का के चेहरे पर सुर्खी उतर आई थी। अध्याय ने उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा, कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे नहीं पसंद ये कि तुम खाना बनाओ? मुझे कह दिया करो, मैं बना दिया करूँगा। घर में सर्वेंट है, शेफ़ है, फिर भी तुम खाना बना रही हो, यह क्या बात हुई? यह हमारा घर, हमारा किचन, अगर हम खाना बना भी ले तो क्या दिक्कत हो जाएगी? वैसे भी मैं बहुत खुश थी ना, इसलिए बना रही थी। मैं
खाना आप मुझे ले आए यहाँ, उसने मासूमियत से कहा। अध्याय ने उसका माथा चूमा और बोला, अच्छा ठीक है, चली जाना, पहले मेरे कपड़े निकाल दो, मैं चेंज कर लेता हूँ। तनिष्का ने हाँ में गर्दन हिलाई। अध्याय उसके ऊपर से हटा और उठकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तनिष्का भी उसके हाथ थाम उठकर बैठ गए। उसने अध्याय के कपड़े निकालकर उसे दिए और खुद वापस नीचे किचन चली आई। जब वह किचन में आई तो बानी और सार्थक ने लगभग सारा काम समेट लिया था। वैसे भी जब वह गई थी तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं था बनाने को। बानी ने उसे देखा तो बोली, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? और अध्याय ने तुम्हें आने कैसे दिया? तनिष्का ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, बहुत बुरे हैं, मुझे डांटते हैं। सार्थक उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया और उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी फिक्र करता है ना, इसलिए। वैसे यहाँ का काम तो हो चुका है, तुम लोग बाहर जाकर बैठो, यह सब तो सर्वेंट भी कर देंगे। बानी ने हामी भरी और तनिष्का के साथ बाहर निकल गई। सार्थक भी उसके पीछे आ गया। सबने साथ में डिनर किया और फिर सोने चले गए। लेकिन इधर प्रकृति की आंखों में नींद नहीं थी। वह जब से ऑफिस से लौटी थी खुद को कमरे में बंद कर रखा था। ना उसने खाना खाने के लिए दरवाज़ा खोला था और ना ही अश्विन जी से कोई बात की। अश्विन जी को चिंता होने लगी थी कि लेकिन प्रकृति अभी भी दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं थी। हार कर उन्होंने अध्याय को फ़ोन लगा दिया। लेकिन अध्याय और तनिष्का सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो चुके थे और अध्याय का फ़ोन भी साइलेंट था, इसलिए उसे पता ही नहीं लगा। उसने फ़ोन नहीं उठाया तो अश्विन जी ने एक बार फिर ट्राई किया, लेकिन पूरी रिंग जाने के बाद भी फ़ोन नहीं उठा। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, जिससे प्रकृति दरवाज़ा खोले और बाहर आए। लेकिन ऐसा कुछ भी उन्हें सूझ नहीं रहा था। वह बाहर आने का नाम नहीं ले रही थी। इनफैक्ट उसने एक शब्द भी मुँह से नहीं निकाला था। अगली सुबह तनिष्ठा जल्दी उठी। उसने अध्याय को देखा जो अब तक सो रहा था। उसने उसकी तरफ खिसकते हुए उसके पास होकर धीरे से उसके गाल पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उसे देखा। अध्याय को जब उसके हाथ का एहसास हुआ तो उसने तनिष्का के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसके हाथ को पकड़ अपने सीने पर रख दिया। तनिष्ठा मुस्कुराई और हल्के से ऊपर उठते हुए उसके माथे और होठों को चूम लिया। अध्याय के चेहरे पर जब उस छुअन का महसूस हुआ तो उसे में सुकून उतर आया। वह धीरे से अपने हाथ को छुड़वाया और उठकर नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर आई तो उसने अध्याय को जगाया। अध्याय ने उसे देखा और मुनिंदी सी आवाज़ में बोला, गुड मॉर्निंग बेबी गर्ल। तनिष्का मुस्कुराई और खुद को छुड़ाते हुए उठकर तैयार होने चली गई। दोनों साथ में ही हमेशा की तरह निकलने वाले थे, इसलिए अध्याय भी जल्दी से नहाने चला गया। तभी गर्व कमरे में आया और उसने तनिष्का को देखा और बोला, भाभी आपको माँ बुला रही है। तनिष्का ने उसे देखते हुए कहा, हाँ जा रही हूँ। यह कहकर वो फटाफट कमरे से निकल गई। गर्व आराम से वहीं कांच पर बैठ गया। उसे अध्याय से कुछ बात करनी थी। तभी उसे फ़ोन के वाइब्रेशन की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, फिर उठकर टेबल की तरफ बढ़ा जहाँ अध्याय का फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। उसने फ़ोन उठाया जिस पर मिस्टर सिसोदिया नाम शो हो रहा था। गर्व ने मुंह बनाकर कहा, चैन नहीं इन्हें सुबह सुबह ही फ़ोन कर लिया। यह बोल उसने फ़ोन उठाकर कान पर लगाया। अश्विन जी ने बिना इधर उधर की बात किए सुन जल्दी से कहा, अध्याय जल्दी से घर आ जाओ, प्रकृति कल रात से परेशान है और अब वो छत पर खड़ी है और बार बार छत से कूदने की धमकी दे रही है। गर्व ने जब सुना तो मनहीन बन बोला, कितने ड्रामा है इसका। फिर अश्विन जी को जवाब देते हुए बोला, कूद जाने दो ना, अच्छा ही है, टेंशन ही खत्म। अश्विन जी उसकी बात सुनकर हैरान थे, लेकिन उन्हें इतना तो समझ आ चुका था कि वह अध्याय नहीं गर्व है। उन्होंने गुस्से से कहा, अध्याय को फ़ोन दो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मामला बहुत सीरियस है। गर्व ने बड़े आराम से कहा, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस होकर ही बोल रहा हूँ। कूद जाएगी तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। यह तो रोज़ रोज़ के झगड़े हैं और टेंशन है, सब कुछ खत्म एक झटके में ही। यह बोल उसने बिना उसकी कोई और बात सुने फ़ोन कट कर दिया। अश्विन जी ने घूरकर अपने फ़ोन को देखा, लेकिन कुछ कर नहीं पाए वो। इधर अध्याय नहा कर निकला और गर्व को देख बोला, यहाँ क्या कर रहा है तू?
तैयार नहीं हुआ अब तक? ऑफिस नहीं चलना है क्या? गर्व ने उसे देखा और बोला, वही तो बताने आया हूँ कि मैं नहीं आ रहा हूँ आज। आज मैं दोनों बच्चों के साथ घूमने जा रहा हूँ। इसका क्या मतलब? वह दोनों स्कूल जाएंगे और तुम भी ऑफिस चलो? अध्याय ने कहा, बिल्कुल नहीं भाई, मैं नहीं आ रहा, आप जाओ ऑफिस। गर्व ने मुंह बनाकर जवाब दिया, पक्का नहीं आओगे? सोच लो। अध्याय ने कंफर्म करना चाहा। गर्व ने तुरंत हामी भर दी। अध्याय ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, जो है देख लो, जो करना है वो करो। गर्व तो इतनी सी बात में ही खुश हो गया और तुरंत बाहर चला गया। तभी अध्याय का फ़ोन फिर से बजा। अश्विन जी का नंबर देख उसने तुरंत फ़ोन उठाया तो वह फिर से परेशान से बोले, अध्याय जल्दी से आ जाओ प्लीज़, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। प्रकृति सच में छत पर चढ़ी हुई है और कूदने को तैयार खड़ी है। उसे कुछ हो गया तो परेशानी होगी। जल्दी से आ जाओ प्लीज़, तुम ही उसे रोक सकते हो, प्लीज़ आ जाओ। अध्याय ने सुना तो उसकी भौहें आपस में जुड़ गई। उसने तुरंत फ़ोन कट किया और तैयार होकर बाहर निकला। घर पर उसने कहा कि कोई इमरजेंसी की वजह से जल्दी जाना पड़ रहा है और तनिष्ठा को सार्थक ले जाएगा। सबको लगा शायद कोई इम्पोर्टेंट ऑफिस का काम आ गया इसलिए चला गया होगा, लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी जो कोई नहीं जानता था। वो जल्दी से सिसोदिया हाउस पहुंचा और नज़र उसकी प्रकृति पर पड़ी जो टेरेस की दीवार पर खड़ी थी। अश्विन जी ने उसे देखा तो जल्दी से बोले, अध्याय कुछ करो, वो कूद जाएगी, मैं उसे खोना नहीं चाहता। अध्याय ने उसे गुस्से में देखा और बोला, यह सब आपकी ही छूट का नतीजा है, तभी वह इतनी सर पर चढ़ी है। अश्विन जी उसकी इस बात पर कुछ बोल नहीं पाए। अध्याय ने प्रकृति की तरफ देखा और बोला, यह सब क्या ड्रामा है, नीचे आओ। प्रकृति ने उसे देखा और रोते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा तो मैं मरना ही पसंद करूँगी। तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते, मैं जीकर क्या ही करूँगी? तुम्हारे लिए तो लौट कर आई थी मैं। अध्याय ने खुद को शांत करने की कोशिश की। प्रकृति जिद मत करो और नीचे आओ, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। अध्याय ने अश्विन जी को इशारा किया और वह तुरंत ही अंदर की तरफ बढ़ गए। अध्याय इधर प्रकृति को बातों में उलझाए हुए था कि तभी अश्विन जी छत पर पहुंचे और तुरंत जाकर प्रकृति को पीछे खींचा। वह नीचे गिर पड़ी। अश्विन जी ने उसे संभाला। उसके गिरने की वजह से उसे कुछ छोटे मोटे चोट लग गई थी। उन्होंने तुरंत उसे संभालते हुए कहा, ठीक तो हो तुम ना, क्या कर रही थी तुम? वो रोते हुए बोली, तो क्या करूं मैं? अब अध्याय मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे नहीं जीना अब। तभी अध्याय पूछा, जब मरने का इतना ही शौक था तो मर ही जाती, वापस आने की क्या जरूरत थी? प्रकृति हैरानी से उसे देखने लगी। आंखों में अब भी उसके आंसू थे। वो उठी और जल्दी से उसकी तरफ गई और उसके सीने से लग गई और रोते हुए बोली, आई एम सॉरी अध्याय, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैं मान तो रही हूँ ना, प्लीज़ इस तरह से मत करो। प्यार करते हो ना प्यार करती हूँ ना मैं तुमसे, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। अध्याय, बचपन से प्यार किया है ना मैंने तुम्हें। अध्याय शांत खड़ा था। वह उसके सीने से लगे बस रोते हुए सब कुछ बोले जा रही थी। अध्याय समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या ही कहे। उसने उसे खुद से दूर किया और बोला, हॉस्पिटल चलो, यह जो सिर पर और हाथ पैर पर चोटें आई है इसकी ड्रेसिंग करवा लो। यह बोल उसने उसकी कलाई थाम ली और उसे लेकर नीचे आ गया। अश्विन जी बस उन दोनों को देख रहे थे। अध्याय ने उसे लाकर गाड़ी में बिठाया और गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। अध्याय उसे लेकर अस्पताल में आया और उसकी ड्रेसिंग करवा दी। थोड़ी देर बाद जब वो उसके रूम में आया तो प्रकृति ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, आई एम सॉरी अध्याय, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी उस टाइम और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि मैं चली जाऊँ यहाँ से। उस टाइम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, सच में मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ और मैं उसकी बात मानकर चली गई यहाँ से। सच में मेरी कोई गलती नहीं थी। अध्याय ने बड़े आराम से कहा, इट्स ओके, वैसे भी इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। प्रकृति उसे नम आंखों से अब भी देखे जा रही थी। अध्याय के इतने शांत होने का सिर्फ यह रीज़न था कि डॉक्टर ने उससे कहा था कि
अगर प्रकृति ने किसी तरह का स्ट्रेस लिया तो वह डिप्रेशन में भी जा सकती है। उसने जिस तरह से हरकत की थी वह जाहिर कर रही थी कि वह सच में डिप्रेस थी और परेशान थी। इसी वजह से अध्याय खुद को शांत रखते हुए कहा। अश्विन जी ने जब डॉक्टर की बात सुनी तो अध्याय से रिक्वेस्ट की कि वह प्रकृति के साथ कम से कम नॉर्मल बिहेव करे, उसके साथ रूड ना हो ताकि वह सब ठीक हो सके। इसी वजह से वह खुद को काफ़ी हद तक नॉर्मल रखे हुए था, जबकि उसके लिए यह सब करना काफ़ी मुश्किल था। अध्याय ने उसे अपना ख्याल रखने को कहा और खुद ऑफिस के लिए निकल गया। घर पर किसी को भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। उन सबके लिए यह नॉर्मल था। इधर मिहिर आहिरा अपने ऑफिस पहुंचे। आहिरा अपने डेस्क पर आकर बैठी तो खुशी बोली, आहिरा कुछ चल रहा है क्या? आहिरा ने उसे अजीब तरह से देखा और बोली, कहाँ क्या चल रहा है? खुशी ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कुछ सुना है। आहिरा उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी तो खुशी बोली, वह श्वेता बता रही थी कल बॉस के केबिन में तुम और बॉस। यह कहते हुए वह चुप हो गई। आहिरा आंखें बड़ी बड़ी किए हैरानी से उसे देखने लगी। उसे जिस बात का डर था वही हो रहा था। उसने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, हे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअली में मैं स्लिप हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुमने सुना। लाइक सीरियसली ऐसा भी नहीं हो सकता? आहिरा ने अपनी हिचकी और परेशानी छुपाते हुए कहा। लेकिन खुशी कहीं न कहीं वो भाप गई थी, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी उसे आहिरा हमेशा से काफ़ी पसंद थी। अगर उसका और मिहिर का अफेयर होता तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं थी। कम से कम वो मिष्का से तो लाख गुना बेहतर ही थी। इधर तनिष्ठा कॉलेज में थी और रिवांश के साथ बैठी थी। रिवांश ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ तनिष्ठा? अब तो तुम्हारा मूड काफ़ी अच्छा है 2 दिनों से। तनिष्का ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, हाँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ ना। उसने इतनी मासूमियत से जवाब देने पर रिवांश को हंसी आ गई। तनिष्का ने हंसते हुए उसे देखा तो वह भी हंस पड़ी। रिवांश ने उसे देखा फिर मुस्कुराकर बोला, तुम सच में काफ़ी क्यूट हो। तनिष्का ने अपनी आंखें रोल करते हुए देखा फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ वो तो मैं हूँ। रिवांश फिर से हंस दिया। वहीं कोई और था जो गुस्से में उन दोनों को घूर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि नेहा थी जो गुस्से में उन दोनों को घूर रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, जब से यह सीनियर तनिष्ठा के आसपास रहने लगा है, यह तनिष्ठा तो हमें भूल ही गई है। और उस पर इस सीनियर की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमसे हमारे दोस्त छीन ले? वेद ने उसे देखा जो गुस्से में उबल रही थी। तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? ठीक है ना, वैसे अच्छा भी है, सीनियर के साथ दोस्ती है तो हमारी काफ़ी हेल्प भी हो जाएगी, स्टडी में भी और बाकी सारी चीज़ों में भी। नेहा ने उसे घूरते हुए कहा, भाड़ में गई स्टडी, भाड़ में गई तेरी हेल्प और भाड़ में गया ये सीनियर, इसे तो मैं अभी बताऊंगी। यह बोल वो रिवांश और तनिष्का की तरफ बढ़ गई। वेद ने इशिका को देखा और बोला, ये पक्का पंगा करेगी। इशिका हंसते बोली, कोई बात नहीं, कोई नई बात थोड़ी ही है, यह तो उसका रोज का ही है, हर किसी से जाकर कभी भी पंगा करना। अब चलो चलकर संभालते हैं इसे। वो दोनों भी उसके पीछे चल दिए। नेहा तनिष्का के सामने खड़ी हुई। तनिष्का ने उसे देखा फिर मुस्कुरा कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा ने अपनी नज़रें उस पर से हटाई और रिवाज को घूरते हुए बोली, ये तो तुम्हें बताना चाहिए ना कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। आजकल मैं देख रही हूँ तुम हमारे साथ कम और इस उल्लू के साथ ज़्यादा दिख रही हो। तनिष्का उसे हैरानी से देखने लगी। वह रिवाज अजीब तरह से उसे देख रहा था। यह लड़की उसे उसके मुंह पर ही उल्लू बोल रही थी। रिवाज ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने मुझे उल्लू कहा? नहीं, एक्चुअली उल्लू नहीं, तुम तो गधे हो गधे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फ्रेंड को हमसे चुराने की? उसने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा। रिवांश ने उसे बराबर घूरा और उठकर उसके माथे पर अपनी उंगली दिखाते हुए उसे पीछे की तरफ करते हुए बोला, मैंने तुमसे तुम्हारी फ्रेंड नहीं चुराई, समझी तुम? अब वह तुम्हारी फ्रेंड है, इसका मतलब यह तो नहीं कि वह किसी और से फ्रेंडशिप नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, नेहा ने गुस्से से कहा।
उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वहीं तनिष्ठा तो हैरानी से उन दोनों को देख रही थी जो उसके लिए लड़ रहे थे। हैरान तो इशिका और वेद भी थे। उन्हें नहीं पता था ये मैटर इतना सीरियस हो जाएगा। तनिष्का ने बीच बचाव में आकर उन दोनों को एक दूसरे से अलग किया और बोली, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैं दोनों की फ्रेंड हूँ, लड़ना बंद करो अब। नेहा ने उसे देखा और बोली, नहीं, तुम इससे बात नहीं करोगी वरना तुम देख लेना, मैं अध्याय जीजू को बता दूंगी। तनिष्का के हैरानी से उसे देखने लगी। ये बीच में अध्याय कहाँ से आ गया? वहीं दिमाश अध्याय का नाम सुनकर कुछ और कंफ्यूज हो गया। तभी पीछे से अध्याय की आवाज़ आई, कौन मुझे क्या बताने वाला है? अचानक से उसका नाम आना किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। उन सब ने जल्दी से उस तरफ देखा जहाँ अध्याय खड़ा था। तनिष्ठा उसे देख हैरान थी। वह जल्दी से उसके पास जाते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अध्याय ने उसे देखा और फिर बोला, कुछ नहीं, एक्चुअली किसी काम में फंस गया था, फिर थोड़ी देर ऑफिस गया, मन नहीं लगा तो सोचा तुम्हें पिक कर लूँ। वैसे भी तुम्हारा कॉलेज ओवर हो ही चुका है तो घर चलते हैं। वैसे भी आज दोनों बच्चे घर पर ही होंगे। बच्चों का नाम सुनकर तो वहाँ सब कंफ्यूज हो चुके थे। तनिष्ठा ने हाँ में गर्दन हिलाई कि तभी इशिका बोली, ये बच्चों का क्या चक्कर है? जहाँ तक मुझे पता है आप दोनों का अभी तो कोई बच्चा है ही नहीं, तो क्या पहले कोई चक्कर होकर था क्या? अध्याय और तनिष्का भी हैरानी से उसे देखने लगे और बाकी सब भी तनिष्का को जब सुना तो जल्दी से तनिष्ठा ने जब सुना तो जल्दी से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वह तो बुआ का एक बेटा है। अध्याय तनिष्ठा का रिस्पॉन्स देख हंस पड़ा और इशिका को देख बोला, ज़्यादा जल्दी नहीं है तुम्हें मासी बनने की, उसमें अभी वक्त है। निवांश के तो सारी बातें ऊपर से जा रही थी। अध्याय ने तो उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया और तनिष्का को लेकर वहाँ से निकल गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। अध्याय प्रकृति के साथ नॉर्मल बिहेव करने लगा था और एक आध बार वह उससे मिल भी लेता था। प्रकृति खुश भी थी। उसे लग रहा था वह वापस अध्याय को अपनी ज़िंदगी में ला रही है और ऐसे ही वह उसे तनिष्ठा से छीनकर खुद की ज़िंदगी में भी शामिल कर लेगी। वैसे भी तनिष्ठा और बाकी घर वाले को तो आइडिया भी नहीं था कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। एक दिन प्रकृति कुछ फ़ोटोज़ देख रही थी कि तनिष्का के फ़ोटोज़ के सामने आई जिसमें एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 26-27 साल थी और उसने वह अध्याय की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है कि ये कौन है? अध्याय ने उसे देखते हुए नामे गर्दन हिला दी तो प्रकृति हल्के से मुस्कुराकर बोली, क्या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया? उसकी यह बात सुनकर अध्याय के माथे पर बल पड़ गए। वह कहना क्या चाहती थी? तभी प्रकृति फिर से बोली, अगर नहीं बताया तो मेरी गलती है, मुझे तुम्हें वो फ़ोटो नहीं दिखानी चाहिए थी ना। यह बोल उसने फ़ोन बंद करके साइड रख दिया। अध्याय उलझ चुका था। उसने उसे देखा और बोला, मैं चलता हूँ, तुम ख्याल रखना अपना। यह बोल वो वहाँ से निकल गया लेकिन उसके दिमाग से वो फ़ोटो निकल ही नहीं रही थी। अब उसे गिल्ट होने लगा था कि कहीं उसने तनिष्का के साथ गलत तो नहीं कर दिया। अब तो उसके लिए तनिष्का के बारे में जानना और ज़रूरी हो चुका था, उसके पास्ट के बारे में जानना। लेकिन अब तो उसे जो डिटेल्स मिली थी उसमें तनिष्का के बारे में कोई जिक्र ही नहीं था सिवाय अश्विन जी के जानकारी के। उसे समझ नहीं आ रहा था वह करे तो क्या करे। इधर प्रकृति अपने खेल के एक दाव पर खुश हो रही थी। उसने खुद से कहा, फाइनली कम से कम अब तो तुम मेरे बारे में फिर से सोचोगे। अध्याय घर पहुंचा तो उसकी नज़र तनिष्ठा पर गई जो आयत और अथर्व के साथ बैठे खेल रही थी। अथर्व ने जब उसे इतना सीरियस देखा तो बोला, आप मुंह सड़ाकर क्यों आए हो भाई? तनिष्का ने भी अब उसकी तरफ ध्यान दिया। वह कुछ सोच रहा था इसलिए उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं गया। आयत ने जब उसे अभी भी चुप देखा तो उठकर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ हिलाते हुए बोली, हैंडसम, कहाँ खोए हुए हो? आप चॉकलेट लाए? अध्याय जैसे किसी नींद से जगा उसने आयत को देखा और मुस्कुराकर उसे गोद में उठाया। फिर बोला, लाया हूँ ना। यह बोल उसने अपनी जेब से उसे चॉकलेट निकाल कर दी। आयत खुश हो गई और उसकी गोद से उतरकर अथर्व की तरफ भाग गई। अध्याय ने एक नज़र तनिष्का को देखा और कमरे की तरफ बढ़ गया।
तनिष्का भी उसके पीछे पीछे चल दी। वह कमरे में आई और उसे देख बोली, आप ठीक तो है ना? क्या सोच रहे हो? खोए खोए से लग रहे हो। अध्याय ने उसे देखा और फिर बोला, नहीं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर दर्द है। तनिष्का ने उसे गहराई से देखा और फिर बोली, मैं चाय लाऊं? अध्याय ने जैसे ही हाँ में गर्दन हिलाई, वो तुरंत कमरे से निकल गई। अध्याय ने एक गहरी सांस ली और चेंज करने चला गया। उसके दिमाग में अब भी बहुत कुछ चल रहा था। थोड़ी देर बाद तनिष्का ने उसे चाय ला कर दी। अध्याय ने चाय पी, फिर बोला, मैं स्टडी रूम में हूँ, थोड़ा काम है। तनिष्का ने ओके कहा। अध्याय स्टडी में चला गया। तनिष्का अपने बाकी कामों में लग गई कि तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंग बजी। उसने अपना फ़ोन देखा और चेक किया। प्रकृति के मैसेज देख वह हैरान थी। इन दिनों उसमें कुछ फ़ोटोज़ थे जिसमें वह और अध्याय साथ थे। किसी में दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था तो किसी में दोनों साथ हंस रहे थे। वो उन फोटोज़ को देख हैरान रह गई। आंखों में कुछ नमी सी उतर आई। तभी नीचे मैसेज पर उसका नज़र गई। प्रकृति ने लिखा था, तुम कुछ भी करो लेकिन ये याद रखो कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। प्यार तो उसने हमेशा से मुझसे ही किया था। तनिष्का की आंखों की नमी उसके गालों पर उतर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। अध्याय प्रकृति से मिल रहा था, लेकिन क्यों? क्या जो प्रकृति कह रही थी वो सब सच था? तनिष्का के दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी और उस पर अध्याय का वो बिना कुछ कहे चले जाने वाला बिहेव उसे अब हर्ट कर रहा था। तनिष्का ने खुद से कहा, क्या दी जो कह रही है वो सच है? शायद हाँ, उसने कभी नहीं कहा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन यह तो सब जानते हैं कि वह दी से प्यार करते थे। तो दोस्तों, ये कहानी मैं यहीं रहने देती हूँ। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही, इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।